ज़्यादा ज़िद्दी लड़की है यार, मैं इसे इतनी देर तक अपने सामने कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। ज़रार ने सोचते हुए अपनी मुट्ठियां गुस्से से आपस में भींच ली। अब वो इसे सख्त निगाहों से घूरने लगा, जो इसकी तरफ देखने की बजाय अपना काम कर रही थी। कुछ देर बाद इसने गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए अपने आप को पुरस्कून करना चाहा, वरना वो इस वक्त ज़बत की आखिरी हदों पर पहुंच चुका था। हया को एक सर्द घूरी से नवाजने के बाद अब वो चुपचाप इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और फाइल्स निकालकर सारे सवालों को एक सरसरी निगाह से देखने लगा। इसने फिर दोबारा हया की तरफ देखने की गलती ना दोहराई थी, क्योंकि वो इसे देखते ही इसे फिर से गुस्सा आ जाना था, इसलिए इसने अपने काम को में ही मसरूफ़ कर लिया। शिट यार, हया की चेयर बार बार हिलने की वजह से शोर पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से वो मैथ्स के क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पा रही थी। वो एकदम गुस्से से उठ खड़ी हुई और फिर अपना ज़रूरी सामान लेकर एक दीवार के सहारे नीचे ज़मीन पर बैठ गई। ज़रार इसके अचानक उठने की वजह से इसे फिर से देखने पर मजबूर हुआ था, क्योंकि तबीयत की खराबी की वजह से हया का चेहरा इस वक्त लाल सुर्ख लग रहा था। वो गुस्से में कुछ भी सोचने समझने से कासिर हो चुकी थी, इसलिए अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ सवालों को हल करने में लगा रही थी। ज़रार को फ़ौरन तशवीश ने आन घेरा, क्योंकि कमरे का फ़र्श इतना ठंडा था कि इसकी ठंडक सीधा हया के दिमाग तक पहुंचनी थी। इससे इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती थी, इसलिए ज़रार ने इसे फिर से मुखातब किया। हया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का काम कल कर लेंगे। ज़रार ने इसके चेहरे पर पसमर्दगी छाए देख ली थी। हया, जो अपनी तबीयत खराबी की वजह से खुद भी काम बंद करने का सोच ही रही थी, अब ज़रार की आवाज़ पर ज़िद में आते फिर से काम करने में मसरूफ़ हो गई। इसकी आंखें गुनूदगी के ज़ेर असर बार बार बंद हो रही थी। ऊपर से इस कमरे का माहौल भी कुछ घुटन ज़दा था, जिसकी वजह से हया को बार बार सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, मगर अपनी ज़िद और अना के हाथों मजबूर होकर जानबूझकर फिर से काम करने में लगी, क्योंकि इसे कुछ भी कर लेना था, मगर ज़रार की बात किसी सूरत नहीं माननी थी। तुमसे कितनी दफ़ा कहा है, मुझे तुम्हारी गाइडेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बार बार मुझे गाइड मत करो। हया ने इस बार सर्द लहजे से ज़रार को मुखातब किया। जवाबन ज़रार ने अजहद संजीदा लहजे में गोया होते अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। हर बार की ज़िद अच्छी नहीं होती हया, इंसान को अपना नफ़ा नुकसान भी देखना होता है। इनका दिमाग ठीक से काम कर रहा होता तभी ये सब सोच सकती थी ना। ज़रार का लहजा इस वक्त कटीला और गुस्से से भरपूर था, क्योंकि इस वक्त इसे हया का हठधर्म और ज़िद्दी अंदाज़ गुस्से से खोलने पर मजबूर कर रहा था। आखिरी जुमला इसने ज़ेरे लब बड़बड़ाया। मुझे अपने नफ़ा नुकसान का बखूबी अंदाज़ा, जो भी होगा वो मेरा ही होगा ना, चाहे फिर वो नफ़ा हो या नुकसान। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हया इसके तंज़िया लहजे पर फिर से इसे गुस्से से घुरते हुए बातें सुनाने लगी, जो भी अपना रुख मोड़कर फिर से अपना काम करने में मसरूफ़ हो चुका था। भाड़ में जाएं, मुझे क्या, तबीयत इनकी ख़राब है, जो मर्ज़ी करती फिरें, मैंने अभी ने कुछ कहना ही नहीं है। ज़रार ने गुस्सीले तासरात समेत दिल ही दिल में सोचते हुए अपनी नोटबुक निकाली और अपने बाकी मांदा सवालात भी हल करने लगा। हया का सर बुरी तरह चकरा रहा था, क्योंकि इस कमरे में लाइट्स की तादाद बहुत कम थी। ये कमरा शायद किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं रहा था, इसलिए कमरे की इस कदर खस्ता हालत हो चुकी थी। थोड़ी देर तक हया अपने चकराते सर को हाथों में थामे रही, मगर कब वो अपनी नोटबुक पर गिरकर अपने होश खो बैठी से खुद भी अंदाज़ा न हुआ, और ना ही ज़रार को, जो इसकी तरफ से रुख मोड़े अपना काम दिलजोई से करने में मसरूफ़ था। कमरे का दरवाज़ा तो हया बाहर के शोर आने की वजह से पहले ही बंद कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट भी चली गई, तो कमरे में फुल अंधेरा छा गया। ज़रार अपनी नीली आंखों का हुजम मज़ीद फैलाए अपने आसपास देखने लगा, तो इसे अंधेरे के सिवा कुछ नज़र न आया। फिर इसने अंदाजे से टेबल पर हाथ मारते हुए अपना मोबाइल ढूंढा, फिर इसकी टॉर्च ऑन करके चेयर से उठते हुए अंदाजे से दीवार पर लगे बटनों पर हाथ मारने लगा, मगर इन सबको पहले से ही ऑन पाकर वो तफक्कुर अमेज़ तासरात चेहरे पर सजाए धीरे से अपनी पेशानी मसलने लगा। तभी अचानक इसे हया का ख्याल जहन में गर्दिश करता महसूस हुआ। अभी तक इनकी आवाज़ कमरे में क्यों नहीं गूंजी? ये तो उस लॉन में इसलिए नहीं बैठती क्योंकि वहाँ शोर कम होता है, मगर अब तो यहाँ कमरे में लाइट तक नहीं है, फिर इन्होंने अभी तक अपनी आवाज़ क्यों नहीं निकाली? ज़रार को हैरत हो रही थी, वरना इसको लग रहा था कि अब लाइट बंद होते देखकर हया की चीखों से पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाएगा, मगर वो अभी तक चुप सादे उधर ही बैठी थी, इसलिए ज़रार को इसकी थोड़ी फ़िक्र लाहक हो गई। हया, आप ठीक हैं? ज़रार ने वहीं बटनों के पास खड़े होकर इसे आवाज़ दी, मगर इसका कोई जवाब ना पाकर इसकी छठी इसने इसे किसी खतरे का एहसास दिलवाया, तो वो फ़ौरन अपनी टार्च का रुख हया की तरफ करता इसकी तरफ तेज़ी से आया, जहाँ हया अपनी किताबों पर सर फेंके बेहोश होकर बेतरतीब अंदाज में नीचे गिरी हुई थी। हया, हया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? ज़रार ने इसके पास आकर नीचे ज़मीन पर दोजानों बैठते हुए हया को पुकारा, मगर हया ने कोई जवाब ना दिया। न जाने वो कब से बेहोश होकर गिर चुकी थी। हया, होश में आओ, प्लीज़ उठो, एक बार मेरी तरफ देखो। ज़रार ने बेताब अंदाज से हया को पुकारते हुए इसका सर नीचे से उठाया और दीवार के साथ लगा दिया। तभी से हया की हल्की सरगोशी नुमा आवाज़ अपनी समातों में सुनाई दी।
दूर रहो ज़रा। हया ने अपनी मंदी अंधी आंखें खोलते हुए ज़रार की तरफ देखने की कोशिश की तो इसका हाथ अपने चेहरे से फ़ौरन पीछे झटक दिया। तभी इसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया और इसकी आंखें फ़ौरन बंद हो गई और वो अपनी बात में मुकम्मल ना कर पाई। हया की हालत देखकर ज़रार का चेहरा अज़द परेशानी के मारे सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि इसने चेहरा थपथपाने के लिए अपना हाथ इसके चेहरे पर लगाया तो इसका चेहरा तेज़ बुखार की वजह से भट्टी की मान तप रहा था। ज़रार इसे वहीं छोड़कर अब अपना फ़ोन लेकर दरवाज़ा खोलने लगा, मगर इसे लॉक पाकर इसने बाकायदा अपना सर पीट लिया। ओह शिट, ये लॉक कैसे हो गया? ज़रार ने गुस्से से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा। फिर इसने ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक करना शुरू कर दिया, मगर शायद इस तरफ कोई आसपास से गुजर नहीं रहा था, इसलिए किसी ने तवज्जो ना दी। ज़रार ने अब थक हार कर गुस्से से दरवाजे पर अपने भारी बूटों की ज़ोरदार किक मार दी। हया प्लीज़ उठने की कोशिश करो। ज़रार एक बार फिर हया की तरफ आया, जो अपना सर दीवार के साथ टिकाए मुसलसल गनूदगी में थी। इस बार हया ने कोई जवाब ना दिया। ज़रार ने जल्दी से रोशान का नंबर डायल किया, क्योंकि अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। पहले वो इसलिए किसी को फ़ोन नहीं कर रहा था कि अगर किसी को बाहर पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। यही सोच सोच कर वो अपने माथे पर आए पसीने के कतरे बार बार अपने हाथ से साफ कर रहा था, लेकिन इस लड़की को कोई होश नहीं था, जिसकी वजह से ज़रार और वो खुद इस मुसीबत में फंस चुके थे। ज़रार यार, कहाँ हो तुम? मैं और मरियम कब से तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। रोशान ने मोबाइल की स्क्रीन पर ज़रार कॉलिंग सब्ज़ रंग में जगमगाते देखा तो सुख का सांस लिया, वरना इसका नंबर कब से ऑफ ही जा रहा था। इसे ज़रार की यही एक आदत बहुत बुरी लगती थी। वो जब कोई ज़रूरी काम करता तो अपना मोबाइल सिरे से ही बंद करके रख देता और अपना काम मुकम्मल करने के बाद ही ऑन करता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। जब लाइट गई तब इसने टेबल पर हाथ मारते अपना मोबाइल ऑन करके इधर उधर निगाह दौड़ाई। यार, मैं और हया इस वक्त बैक साइड पर एक रूम में वहाँ काम कर रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और दरवाज़ा भी बाहर से लॉक्ड है। तुम जल्द अज जल्द स्टाफ से चाबी लेकर यह दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करो। ज़रार की परेशानी से भरपूर आवाज़ पर रोशान ने साथ चलती मरियम को एक नज़र देखा, जो इस वक्त इसकी बात ख़त्म होने का बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। मरियम ने सवालिया अंदाज में हाथ फैलाते रोशान से इशारतन पूछा, ये दोनों कहाँ हैं इस वक्त? रोशान ने फ़ोन बंद करके इसे कुछ खास जवाब तो ना दिया, मगर इसके साथ साथ चलते हुए तेज़ी से स्टाफ रूम की तरफ आ गया, जहाँ पर कॉलेज का दूसरा स्टाफ मौजूद होता था। ज़रार ने जानबूझकर इससे हया की ख़राब तबीयत का जिक्र ना किया। इसे बखूबी अंदाज़ा था कि अगर मरियम को पता चल गया तो वो रो रो कर पूरा कॉलेज सर पर उठा लेगी, इसलिए इसने ये बात बताने से गुरेज़ किया था। और फिर कुछ याद आने पर अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और फिर से हया की तरफ आ गया। शिट यार, मुझे पहले क्यों नहीं याद आया? ज़रार ने बोतल बैग से निकालते हुए बड़बड़ाने के अंदाज से कहा और फिर आगे बढ़ते हुए हया के मुंह पर थोड़े से पानी के छींटे मारे, जिस पर हया की नकाहत से भरपूर आवाज़ कमरे की साकत फ़िज़ा में गूंजने लगी थी। मम्मा। हया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थीं, मगर इससे उठा नहीं जा रहा था। इसकी भोजल पलकें बार बार इसके आर्ज़ों पर लरस रही थीं। हया, ये पानी पियो प्लीज़। ज़रार ने इसको थोड़ा होश में आते देखा तो फ़ौरन इसके लबों के साथ पानी की बोतल लगा दी। इसकी हलक से जैसे ही चंद पानी के कतरे नीचे उतरे तो हया की आंखें फ़ौरन सटपटाने के अंदाज से खुल गईं। आसपास इतना गुप अंधेरा होने की वजह से वो अपनी आंखों पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मसलने लगी। टॉर्च की दायरा नुमा रोशनी सीधा इसके चेहरे पर गिर रही थी। इसकी आंखें एक पल के लिए चंदिया सी गईं। हया, आप ठीक हैं? हया की आंखें खुलने पर ज़रार ने इसे दोबारा अज़द फ़िक्रमंद लहजे में पूछा था। हया ज़रार को अपने सामने इतने करीब बैठे देखकर हड़बड़ाहट के आलम में तीर की तरह सीधी बैठी और फिर कमरे में छाए गहरे अंधेरे को बगौर देखने लगी। ये इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ लाइट ऑफ क्यों की है? चंद एक पल के बाद हया ने खुद पर काबू पाया, फिर तेज़ी से अपनी जगह से उठते हुए ज़रार से डरे सहमे अंदाज में इस्तफसार करने लगी। ज़रार इस वक्त इसके होश में आने पर बाकायदा शुक्र का सांस ले रहा था, वरना इसकी तबीयत इस कदर ख़राब देखकर ज़रार का अपना रंग भी पीला पड़ चुका था। नहीं खुल रहा दरवाज़ा, लॉक्ड है बाहर से। हया टॉर्च की रोशनी में जल्दी से दरवाजे के पास आई और फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर वो किसी तौर ना खुला। फिर इसने हाथ बढ़ाते हुए बोर्ड के बटन पर हाथ रखा तो वो भी सारे के सारे ऑन थे। ये सब सूरत हाल देखकर हया परेशान तासरात चेहरे पर सजाए सर को थामे फिर से गिरने के अंदाज में नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी। कमरे की साकत फ़िज़ा में ज़रार की संजीदगी से भरपूर आवाज़ कमरे में गूंज उठी, जिसमें इसने कमरे का दरवाज़ा बंद होने की बुरी खबर इसको सुनाई थी। ज़रार इस वक्त खुद सर को हाथों में थामे कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब ही अचानक इसे कमरे में हया की सिसकियां सुनाई देना शुरू हुई। वो अपना झुका सर उठाए सामने दरवाजे के साथ नीचे ज़मीन पर बैठी हुई हया को यकटुक निगाहों से देखने लगा, जो इस वक्त घुटनों में सर दिए बुरी तरह रोने में मसरूफ़ थी। प्लीज़ हया, आप टेंशन ना लें, मैंने रोशान को फ़ोन किया है, वो बस कीज़ लेकर अभी आता ही होगा। ज़रार से इसकी दबी दबी सिसकियाँ सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए अपने मजाज के बरक्स फ़ौरन इसे नरम लहजे में तसल्ली देने लगा।
लेकिन ये लॉक कैसे हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। हया ने ज़रार की बात सुनकर अपने भीगे हुए रुखसारों समेत सर उठाया तो फ़ौरन इससे दरवाजे का लॉक होने का बड़ाई आवाज़ में पूछने लगी, क्योंकि इसे डर की वजह से शदीद रोना आ रहा था। इसको बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। इस अंधेरे की वजह से वो फिर से रोने में मसरूफ़ हो चुकी थी, लेकिन अब आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। ज़रार इसके शिद्दत से रोने पर अच्छा खासा परेशान हो गया था। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है हया, आप अकेली नहीं हैं। यहाँ पर इस वक्त रूम में मैं भी हूँ। ज़रार इसके थोड़ा फासले पर नीचे ज़मीन पर बैठते हुए नरमी से गोया हुआ, मगर हया को किसी बात या किसी तसल्ली से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार रोने में मसरूफ़ थी। तभी अचानक कमरे में फ़ोन की बेल की आवाज़ गूंजी तो हया इस शोर पर आह की आवाज़ निकालती डर के मारे चीख उठी। रिलैक्स, फ़ोन है। ज़रार ने हया को इस कदर डरे सहमे अंदाज में देखा तो फ़ौरन ही फ़ोन उठाकर इसे इस डर से आज़ाद करना चाहा। हाँ रोशान, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यार, ज़रार ने रोशान को गंभीर लहजे में कहा। मगर रोशान की अगली बात सुनकर इसकी आंखें परेशान अंदाज में फैल गईं, मगर बहुत जल्द इसने खुद के तासरात पर काबू पा लिया। यार ज़रार, ये कमरा सालों से किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं रहा, इसलिए इस कमरे की चाबी स्वीपर अपने साथ घर ही ले गया था। अब स्टाफ ने इसे फ़ोन किया तो इसने कहा मैं जल्द अज जल्द कॉलेज पहुंचने की कोशिश करता हूं। इतनी देर तक आप लोगों को यही वेट करना पड़ेगा। हया तो ठीक है ना? रशान की वजाहत सुनकर इसने फिर से हया को एक नज़र देखा, जो अपना सर नीचे झुकाए फिर से रोने में मसरूफ़ हो चुकी थी। ठीक है, तुम यहाँ आने के लिए जल्दी ट्राई करो। ज़रार ने रोशान को यहाँ जल्द अज जल्द पहुँचने का कहते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। हया, यहाँ चेयर पर बैठ जाएं, फ़र्श पर बैठना ठीक नहीं है, आपकी तबीयत पहले से ही ख़राब है। ज़रार ने ज़मीन से उठते हया को सरसरी अंदाज में मुहातब किया। फ़र्श बहुत ठंडा था, इसलिए ज़रार को बेख्तियार इसकी फ़िक्र लाक हो गई। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। शिद्दत से रोती हुई हया ने ज़रार से साथ लहजे में बात की। एक पल के लिए तो वो हक्का बक्का रह गया। एक्सक्यूज़ मी, मेरी वजह से? मैंने कहा था इस सुनसान रूम में आने के लिए। ज़रार से इसका सख्त लहजा बर्दाश्त ना हुआ तो वो भी दू बदू जवाब देने लगा। वो तो कब से इससे आराम से ही बात करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि इसको साथ साथ इस पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इसकी वजह से इसे भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। अब हया का इल्ज़ाम सुनकर वो फ़ौरन हत्थे से उखड़ गया और चाहते हुए भी अपने लहजे की सख्ती पर काबू ना रख सका। तो और क्या, तुमने कल मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया था कि मैं गुस्से में बिना देखे ही यहाँ आ गई। हया भीगे लहजे में इससे बहस करने लगी थी। मेंटली टॉर्चर? हैव यू गॉन मैड? कम अज़ कम वर्ड तो सोच समझ कर यूज़ किया करो। ज़रार को भैया के इस तरह मुसलसल रोने पर अच्छी खासी चिढ़ हो रही थी। इसको बेहोशी रहने देता तो अच्छा था, कम अज़ कम इस तरह मेरा सर तो ना खाती, चुपचाप वहीं पड़ी रहती। ज़रार अब दिल ही दिल में इसको होश में लाने पर खुद को बुरी तरह कोस रहा था। सोच समझ कर ही यूज़ करें और तुम चुप रहो प्लीज़, इस वक्त मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब मत करो। हया गुस्से से कहती अपनी जगह से उठी और फिर मोबाइल तलाश करने के लिए अपने बैग में तेज़ तेज़ हाथ मारने लगी। लगता है मुझे ही सब्र करना पड़ेगा, वरना ये लड़की तो कभी चुप नहीं होंगी। ज़रार बिगड़े तासरात समेत ज़ेरे लब बड़बड़ाया और फिर चुपचाप इसकी सारी कार्रवाई देखने लगा जो वो तेज़ी से सरअंजाम देख रही थी। थैंक गॉड। हया के हाथ अचानक मोबाइल लगा तो वो जल्दी से शुक्र अदा करने लगी और साथ ही साथ मरियम का नंबर डायल करने लगी। हाँ हेलो मरियम। हया ने फ़ोन के स्पीकर से मरियम की आवाज़ सुनी तो फिर से रोने वाली हो गई। हया मेरी जान, तुम परेशान ना हो, मैं बस तुम से थोड़ी ही दूर हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे रूम के पास पहुँचने वाली हूँ। मरियम को हया की परेशानी का बखूबी अंदाज़ा था, इसलिए वो भागते हुए इस रूम की तरफ आ रही थी। भागते भागते इसका तनफ़ुस भी थोड़ा फूल चुका था, जबकि रोशान वहीं गेट के सामने खड़ा स्वीपर के आने का इंतज़ार कर रहा था। मरियम, यहाँ बहुत अंधेरा है, लाइट्स भी नहीं चल रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। मरियम, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हया ने रोती हुई आवाज़ में इसे अपनी कंडीशन बताई, जिसे सुनते ही मरियम मज़ीद परेशान हो चुकी थी। प्लीज़ मेरी जान, थोड़ा संभालो खुद को। ये देखो मैं तुम्हारे रूम के बिल्कुल सामने आ गई हूँ, तुम यहाँ दरवाजे के पास आ जाओ, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, बहुत पास। हया ने रूम के बाहर से मरियम की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन भागकर दरवाजे के पास आ गई और फ़ोन वापस बंद कर दिया। मरियम, हया की आवाज़ में बोझलपन नुमाया लग रहा था। ज़रार इसकी तेज़ी से बिगड़ती हालत पर इसे देखता ही रह गया और इसके अलावा वो कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं रहा था। हाँ हया, मैं इधर ही हूँ, तुम गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करो और फिर तुम्हारे पास यहाँ पर ज़रा भी तो है ना, तुम अकेली नहीं हो इस रूम में, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। मरियम ने अब इसको गहरे गहरे सांस लेने का कहा, क्योंकि मुसलसल रोने के बायस वो हया की आवाज़ रंधी हुई महसूस कर चुकी थी, इसलिए फ़ौरन ज़रार का पूछ बैठी। हाँ जी मरियम, मैं यहीं पर हूँ, आप ज़्यादा परेशान ना हो, सब ठीक है। ज़रार ने मरियम का पूर्णम लहजा सुना तो इसको तसल्ली देने के लिए खुद को थोड़ा मुतमईन ज़ाहिर करने लगा, जिस पर मरियम को यकगुना सुकून का एहसास हुआ था। ज़रार, अगर आपके पास पानी है तो प्लीज़ हया को पिला दीजिए, नहीं तो इस तरह इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ जाएगी। हया की फ़िक्र में अब मरियम का लहजा रंधा हुआ लग रहा था।
मरियम के कहने पर ज़रार जल्दी से पानी की बोतल थामे इधर हया की तरफ आ गया, जो इस वक्त सर को दीवार के साथ लगाए गहरे गहरे सांस लेती अपना सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पीना तुम्हारा पानी, जाओ यहाँ से। हया ने ज़रार का हाथ फ़ौरन गुस्से से पीछे धकेल दिया और फिर गहरे गहरे सांस लेने में जुट गई। हया प्लीज़ इस वक्त ज़िद नहीं करो, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो ना। हया तो अपनी मरियम की सारी बातें मानती है, अभी पानी पीकर मरियम को साबित करेगी कि हया मरियम से कितना प्यार करती है। प्लीज़ पानी पियो ज़रार, प्लीज़ हया को पानी दीजिएगा। मरियम हया को इस वक्त इमोशनल ब्लैकमेल करके इसको संभालने की कोशिश कर रही थी और इसका ये आइडिया काम भी आया था, क्योंकि मरियम के इस तरह कहने पर हया ने खुद ही ज़रार के हाथ से पानी की बोतल थामी और फिर अपने लबों से लगाए पानी पीने लगी। ज़रार एक पल के लिए खुद के इसके साथ इसकी इसका बेतनाई बरतने पर तड़प उठा था। इतना परेशान तो वो कभी इसकी बदतमीज़ी पर ना हुआ जितना इसकी बेरुखी ने ज़रार को चंद ही पलों में कर दिया था। पानी पीकर हया ने ज़रार को बोतल वापस थमाई। ज़रार चंद सानियों तक इसे यूं ही साकत निगाहों से देखता रहा। मैंने पानी पी लिया है मरियम, हया ने अब दरवाजे की तरफ देखते हुए भराई आवाज़ में मरियम से कहा तो बाहर बैठी फिक्रमंद सी मरियम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। हया के खूबसूरत गुलाबी लबों से यह जुमला सुनकर बेहतियार ज़रार के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान दार आई, मगर वो बहुत जल्द खुद पर काबू पा गया। मरियम मुझे मामा और बाबा के पास जाना, प्लीज़ जल्दी कुछ करो। हया फिर से खुद को अंधेरे में कैद देखकर रोने वाली हो गई थी। ज़रार के दिल की धड़कनों में एक अजब इताश पैदा होने लगा था, क्योंकि बाहर से इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आने वाली लड़की अंदर से इस कदर हसास तबीयत की मालक है। इसलिए बिना कुछ कहे अपना मोबाइल इसकी गोद में रख गया। इसकी टॉर्च की रोशनी देखकर हया को कुछ तसल्ली हुई थी, इसलिए इसका मोबाइल अपनी गोद से उठाकर अपने हाथ में पकड़ लिया। ज़रार को इस वक्त ये लड़की रात के अंधेरे में निकले किसी 14वीं के चांद की तरह महसूस हो रही थी, जिसकी रोशनी बार बार इसके पत्थर की तरह साकत दिल पर पड़ती कारी ज़रबे लगा रही थी। अपने तेज़ी से धड़कते दिल के हाथों मजबूर होकर फ़ौरन इसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। हया स्वीपर आ गया रूम की चाबी लेकर, देखना अभी डोर ओपन हो जाएगा, तुम ठीक हो ना। मरियम ने रोशान के साथ स्वीपर को तेज़ कदमों से इधर आते हुए देखा तो हया को तसल्ली दी, जिसे सुनते ही हया फ़ौरन ज़मीन से उठ गई। ज़रार मरियम की ये बात सुनकर तशक्कुरमेज़ निगाहों से ऊपर देखने लग गया, वरना इस टेंशन में इसकी खुद की हालत भी अबतर हो रही थी। इसे एक साथ कई परेशानियों ने आन घेरा था। अगर ये बात कॉलेज में फैल गई तो सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अपनी बात तो मैं किसी तौर बर्दाश्त कर लेता, मगर अब हया का नाम भी इस सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने भी हया को कोई भी बात की तो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगा। यही सब सोचते हुए इसके सर की नसें फटने के करीब थीं। अलबत्ता दूसरी तरफ हया को इस वक्त इस किस्म की कोई परेशानी लायक ना थी। इसको तो सिर्फ अंधेरे की वजह से घबराहट हो रही थी, मगर ज़रार अच्छी तरह जानता था कि बात स्टाफ तक गई है तो बाहर लाजमी फैलेगी। हालांकि इसने मैसेज पर रोशान को कम से कम लोगों के साथ कांटेक्ट करने का कह दिया ताकि बात ज़्यादा न फैले। इस वक्त ज़रार के जहन पर परेशानियों का एक भारी बोझ आन गिरा था। मरियम अभी तक डोर खुला क्यों नहीं, प्लीज़ जल्दी खोलो। स्वीपर जो जंग लगा लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, अंदर से किसी लड़की की आवाज़ सुनकर फ़ौरन चौंकते हुए झुका सर उठाए मरियम और रोशान को बगौर देखने लगा। अंदर कोई लड़की भी बंद है क्या? तुमने तो कहा था तुम्हारा दोस्त अंदर फंसा हुआ है। स्वीपर की चुभती आवाज़ सुनकर ज़रार ने गुस्से के आलम में हाथ को अपने माथे पर पीटने के अंदाज में रखा था। आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती थी? ज़रार ने गुस्से से एकदम हया के बिल्कुल पास आकर सरगोशीनुमा अंदाज में से डपटा तो हया डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। क्या बदतमीज़ी है ये। हया ज़रार के इस कदर सख्त लहजे पर फ़ौरन घबरा उठी, क्योंकि इस वक्त पहले से ही डरी हुई थी, अब इसकी बात पर मज़ीद सहम गई थी। ज़रार जो इस पल इसका मुंह तोड़ देना चाहता था, अब शदीद गुस्से में आते हुए एक ज़ोरदार किक चेयर पर दे मारी, जिससे काफ़ी बेहंगम शोर कमरे की साकत फ़िज़ा में गूंज उठा। क्योंकि इसे लगा था स्वीपर को लॉक खोलकर कमरे के बाहर से ही चला जाएगा तो फिर ही वो और हया कमरे से बाहर आ जाएंगे, ताकि किसी को कोई भी बात बनाने का मौका ना मिले। मगर हया की आवाज़ ने ज़रार की तमाम सोचों पर एक झटके से ही पानी फेर दिया था। वो खुद के गुस्से पर काबू ना रख पाया और अपना गुस्सा कमरे में मौजूद चेयर पर निकाल दिया, जिससे वो टूटी हुई चेयर मज़ीद टूट फूट का शिकार होती ज़मीन पर आड़ी तिरछी गिर गई थी। बाहर खड़े तमाम नफूस इस बेहंगम शोर की वजह से घबराते हुए लॉक खुलने के फ़ौरन बाद अंदर आ गए। स्वीपर ने कमरे में अंदर आने के बाद हया को इस कदर डरे सहमे अंदाज में देखा तो फ़ौरन अपनी शक अमेज़ निगाहों समेत ज़रार और हया को सरतापा देखने लगा। इस स्वीपर की ऊपर से नीचे तक जानती निगाहों ने ज़रार की नीली झील जैसी शफाफ आंखें शोलों का रूप धारे सुर्ख अंगारा लग रही थीं। ज़रार खुद के गुस्से पर काबू पाने के लिए अपना रुख दूसरी जानब मोड़ चुका था। तभी रोशान ने बाहर किसी स्टाफ के मेंबर से लाइट्स ऑन करवा कर इधर कमरे की जानब दौड़ लगा दी।
मरियम ने जल्दी से आगे बढ़कर हया को रूम से बाहर निकाला। वो अब कमरे से बाहर आकर लंबे लंबे सांस लेते हुए अपना फूला तनफ्फुस बहाल करने की तगवदू में लग गई। मरियम ने इसे उधर ही कॉरिडोर में मौजूद बेंच में से एक पर बिठाया तो वह वहीं अपने सर को थामे नीचे सर झुकाए मुस्तरब अंदाज में बैठ गई। ज़रार आप ठीक हैं? हया को एक नज़र देखने के बाद मरियम ने अंदर आकर ज़रार से पूछा तो जो वहीं सर झुकाए कुर्सी पर बैठे अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। तभी रोशान भी भागते हुए वहीं आ गया। मरियम, मैं ज़रार को देख लूँगा, आप प्लीज़ जाकर हया को संभालें। रोशान ने ज़रार की नीली आंखों में वहशत पलती देखी तो फ़ौरन ही मरियम को वहाँ से जाने का कह दिया, क्योंकि वो अच्छे से जान गया था कि ज़रार इस वक्त ज़ब्त की आखिरी हदों पर है। इसलिए इसने कोई भी बात करने की बजाय इसका बैग और दूसरी चीज़ें पकड़कर इसे खुद ही बाजू से पकड़कर उठाना चाहा। आप दोनों अकेले यहाँ पर क्या कर रहे थे? ज़रार जो अभी अपनी चेयर से उठाई ताकि अचानक स्वीपर की तंज़िया बात को सुनते तैश के आलम में इसकी आंखें सुर्खियों से भर गईं। ज़रार को इसका ये पुरस्रार लहजा अंदर तक सुलगा कर रख गया था। प्रोफेसर अमीन ने इन्हें चार्ट्स बनाने का कहा था। ये लोग यहाँ बैठे वही काम कर रहे थे। आपने अंदर देखने के बजाय बाहर से ही लॉक लगा दिया और ऊपर से लाइट भी बंद कर दी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। ज़रार को इसका लहजा नागवार गुजरा तो फ़ौरन इसको सख्त सुनाने को अपने कदम आगे बढ़ाने लगा था कि अचानक रोशान इसका हाथ पकड़े खुद ही स्वीपर से सख्त लहजे में बात करने लगा। भाई मुझे क्या पता था यहाँ पर कोई है? इस साइड पर तो कोई आता जाता भी नहीं है। आप लोग ना बैठते इस कमरे में। मैंने तो कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद देखा तो बिना देखे लॉक लगा दिया और फिर लाइट भी बंद कर दी। स्वीपर को रोशान का सख्त लहजा एक आंख ना भया, क्योंकि इसकी वजह से इसे दोबारा घर से जल्दी आना पड़ा और ऊपर से यही अब इसको तंजिया अंदाज में डपट कर बातें सुना रहा था। इसलिए सारा का सारा कसूर इन दोनों का गर्दानते बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। हद होती है, किसी के साथ भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। अगर किसी पर एहसान कर दें तो उल्टा सर पर ही चढ़ जाते हैं। स्वीपर की ये बड़बड़ाहट ज़रार की समातों ने बखूबी सुनी थी, मगर इस वक्त अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से बींचे अपनी पेशानी को बार बार मसल रहा था। इसको अभी तक खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर मैं हया के साथ यहाँ आकर बैठा ही क्यों था? अगर ये इधर बैठना चाहती तो बैठ जाती। मेरी बला से कम कम आज मुझे इसकी वजह से ये सब बातें तो ना सुननी पड़ती। रोशान ने ज़रार का हाथ थामा और कमरे से बाहर निकल आया। ज़रार ने बाहर आकर अपनी झुकी निगाह ऊपर उठाई तो हया को पहले की निस्बत काफ़ी हद तक नॉर्मल देखा। वो अब मरियम के बिल्कुल साथ जुड़ी वहीं बेंच पर आराम से बैठी हुई थी। ज़रार, आप भी यहाँ बैठकर थोड़ा पानी पी लें। ज़रार और रोशान को कमरे से बाहर आता देखकर मरियम ने इन दोनों को एक नज़र देखते ज़रार को पानी पीने की ऑफ़र की, क्योंकि मरियम को ज़रार की हालत भी कुछ ठीक नहीं लगी थी। मरियम के कहने पर हया ने भी एक निगाह उठाकर ज़रार को देखा। इस वक्त इन आंखों में वही सुर्खी छाई हुई थी जिससे हया पहली दफ़ा भी डर कर रह गई थी। हया इसकी सर्द निगाहों की ताब ना लाते फ़ौरन अपनी नज़रें नीचे झुका गई। ज़रार ने इसके झुके सर को एक सर्द निगाह से घूरा और फिर रोशान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने के बाद लंबे लंबे रग बढ़ता बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। ओके मरियम, मैं भी चलता हूँ। एक्चुअली ज़रार थोड़ा परेशान है ना, इसलिए कोई बात नहीं कर पा रहा। मरियम की बात पर ज़रार ने मरियम को तो कोई जवाब ना दिया, बस हया को सख्त निगाहों से देखते वहाँ से निकल गया। मरियम को इसका ये रवैया अजहद परेशान कर गया था, इसलिए परेशान तासरात समेत अपना चेहरा नीचे झुका गई। रोशान को इस वक्त मरियम की फ़िक्र लाक हुई थी, लेकिन वो इसे तसल्ली देकर वहाँ से भागते हुए पार्किंग लॉट में आ गया, क्योंकि इसे ज़रार इस वक्त सख्त गुस्से में दिखाई दे रहा था। यहाँ आते इसने ज़रार के हाथ से ज़बरदस्ती गाड़ी की चाबी पकड़कर इसको फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। इस वक्त इसने ज़रार से कुछ भी पूछना मुनासिब ना समझा, इसलिए चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ मोड़ ली। ज़रार ने थके मांदे अंदाज में अपनी आंखें मूंद ली और सर को सीट की पुश्त पर टिका दिया। रोशान अपने दोस्त की ये हालत देखकर अंदर से कटकर रह गया था, क्योंकि इसकी ये हालत किसी ठोस वजह थी, वरना वो छोटी छोटी बात पर कभी इतना परेशान नहीं होता था। ज़रार का ये रवैया देखकर मरियम, जो हया से कुछ पूछना चाहती थी, अब हया की हालत के पेश नज़र वो इसे चुपचाप लिए कार की तरफ आ गई, क्योंकि अगर अब वो इससे कुछ सवाल जवाब करती तो इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाने का खदशा था। इसलिए इसने इस वक्त कुछ भी पूछना मुनासिब ना समझा। रास्ते में आते हुए मरियम हया को अपनी फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक ज़बरदस्ती ले आई और फिर चेकअप के बाद वो दोनों घर वापस आ गईं। मामा, आप ऐसे ही किसी को भी घर के अंदर ले आई? मुझे पता भी नहीं था और मैं जाग के बिना ही कमरे से बाहर आ गई। फ़ातिमा आमना बेगम की आवाज़ देने पर कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि वह अजनबी शख्स इस वक्त वहाँ से जा चुका था। हाँ, वो मुझे ज़रा घबराहट हो रही थी, इसलिए बाहर लॉन में चली गई थी। आमना बेगम ने अपनी घबराहट का जिक्र किया तो ईमान फ़ातिमा फ़ौरन आगे बढ़ते आमना बेगम के पास आ गई। क्या आपको घबराहट हो रही थी? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फ़ातिमा ने आमना बेगम के माथे पर अपना दायां हाथ रखकर फ़ौरन टेम्परेचर चेक किया। आमना बेगम उसके फ़िक्रमंद अंदाज पर धीरे से मुस्कुरा दी। तब हो रही थी फ़ातिमा, अब तो ठीक हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तुमने इस चोट पर कोई गर्म पट्टी वगैरह नहीं रखी? इस तरह नीला निशान पड़ जाएगा। आमना बेगम ने अपनी तबीयत की तरफ से फातिमा को तसल्ली दी और ख़ुद इसकी पेशानी पर लगी चोट की तरफ इसकी तवज्जो मबज़ूल करवाई ताकि वो कोई गर्म पट्टी वगैरह रख ले। हाँ मामा, वो चोट से याद आई, ये कौन शख्स था जिसको आप घर तक ले आईं? फातिमा को फिर वो अजनबी शख्स याद आ गया, इसलिए फ़ौरन आमना बेगम से इसकी बाबत दरियाफ़्त करने लगी। हाँ वो शख्स, वो तो शिफ़ा बेटी के मेहमान हैं। सुबह सुबह शिफ़ा बेटी बताने आई थी उनके बारे में। तुम इस वक्त शावर ले रही थी, इसलिए वो मुझे बताकर चली गई ताकि मैं तुम्हें बता दूं, मगर मेरे जहन से ही निकल गया। आमना बेगम ने सुबह की शिफ़ा से मुलाकात का बताया जब वो अपने घर आने वाले नए मेहमान का बताने आई थी, मगर फातिमा को ना पाकर आमना बेगम को ही बताकर चली गई क्योंकि इसे आज हॉस्पिटल के लिए घर से जल्दी निकलना था। ऐसा करते हैं हम फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता। फातिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसलिए इस घर में किसी अजनबी को देखना। हालांकि अयान इसके भाइयों की तरह इसके सर पर हाथ रखकर प्यार दे गया था। इस दिन के बाद से आज तक दोबारा इसकी अयान से भी मुलाकात तो नहीं हुई थी, मगर ये शख्स पता नहीं इसके साथ कैसे बिहेव करेगा, ये सोचकर ही फातिमा को घबराहट होना शुरू हो गई। इसने आमना बेगम को अपना अटल फैसला सुनाया, जिस पर आमना बेगम तो एक पल के लिए हैरत ज़दा रह गई थी। नहीं बेटी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। शिफ़ा बेटी ने हमारी कितनी मदद की है और हम उनके एक मेहमान की वजह से उनकी सारी मदद भूल भाल कर यहाँ से चले जाएं। ऐसे नहीं करते बेटा, इन्हें बुरा लगेगा। और वैसे भी वो शख्स तो बहुत भला मानस था, इसने तुम अभी मुझे गिरने से बचाया, वरना मैं तो चक्कर आने के बाद मुंह के बल गिर जाती। इसी लड़के ने भागकर मुझे सहारा दिया और कुर्सी पर बिठाकर थोड़ी देर मुझे पुरस्कून किया, फिर मेरी इजाज़त पर ही मुझे घर के अंदर तक छोड़ने आया था। आमना बेगम ने फातिमा को रुसान से समझाया क्योंकि वो अब इस घर में मज़ीद रुकना नहीं चाहती थी। इसने कमरे के अंदर जाते ही तहैया कर लिया था कि वो अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ इस घर में मज़ीद नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है मामा, आप परेशान ना हो, लाएं आपका बीपी वगैरह चेक करूँ, आखिर चक्कर क्यों आ रहे हैं आपको? फातिमा ने आमना बेगम के मुंह से चक्कर का सुना तो फ़ौरन इनको इस परेशानी से निकाला और ख़ुद भी बीपी मॉनिटर लेकर इनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगी थी। फातिमा ने बीपी चेक करने के बाद आमना बेगम को एक गिलास पानी के साथ मेडिसिन खिला दी क्योंकि थोड़ी देर पहले इसने आमना बेगम को दलिया खिलाया था। मैं आज के बाद ज़्यादातर नेक्सी में ही रहूँगी, इस तरह दोबारा मुझे इस शख्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। फातिमा ने खुद को तसल्ली दी और दिल ही दिल में सिर्फ नेक्सी में ही रहने का सोचने लगी ताकि इसका इस शख्स से दोबारा कभी सामना ना हो। मगर कोई नहीं जानता था कि अल्लाह के हुक्म के आगे किसी शख्स की नहीं चलती। आखिर को होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। इंसान भले ही अपनी ज़िंदगी के बारे में कितना कुछ सोच ले, अल्लाह ताला की ज़ात के आगे और इसकी हिकमत व दनाई के फ़ैसले के आगे इंसान की सब तदबीरें रायगां जाती हैं। बेशक अल्लाह ताला ही बेहतरीन हकीम और कवि जैसी आला तरीन सिफ़ात का मालिक है। ज़ैनी भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम आप तो आज के फंक्शन में आई, वरना अजलान भाई ने तो यहाँ आने से मना करके मेरा दिल ही तोड़ दिया था। जिमल सिकंदर शाह और आसमा बेगम से मिलने के बाद अब ज़ैनी से मिलते हुए इसके आने पर बाकायदा खुश भी हो रही थी और साथ साथ अजलान के ना आने पर भी अफसोस का इजहार कर रही थी, जिस पर ज़ैनी सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा कर सके और वो कह भी क्या सकती थी कौन सा अजलान ने इससे पूछ कर मना किया था। आइए, आप सब काफ़ी लेट हो गए, अब तो माहियों का फंक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। जिमल अब आयशा भाभी और आहिल से मिलकर इन्हें भी अंदर आने के लिए वेलकम कहने लगी। आलियान भाई जिमल जो अभी इन सबको अपने साथ लिए हॉल में जा रही थी कि अचानक किसी ने दबे पाँव इसके पीछे आकर इसके सर पर एक हल्की चपत लगा दी। इस लम्स को जिमल फ़ौरन पहचान गई थी और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर आलियान से मिलने लगी क्योंकि जिमल को लगा था कि इसका कोई भी भाई फंक्शन में नहीं आया, इसलिए वो थोड़ा अपसेट थी। लेकिन अब आलियान के सरप्राइज़ ने इसके चेहरे पर हकीकी खुशियों के खूबसूरत रंग बिखेर दिए थे। सब इनकी नोक झोंक देखकर भी हंसते हुए आगे बढ़ गए। सब लोग मुस्तफ़ा अंकल और बेगम मुस्तफ़ा से मिले और फिर दुल्हन से मुसाफा करने के बाद ज़ियान ने इन सबको स्टेज के बिल्कुल सामने मौजूद सोफ़ा पर बिठाते हुए वेटर इनको सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह सर्व करने का ऑर्डर दे दिया। आहिर तो बाकायदा ज़ैनी के साथ ही जुड़कर बैठा हुआ था, जबकि ऐनी इस वक्त आसमा बेगम के साथ अपनी तोतली ज़ुबान में छोटी छोटी बातें करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। ऐनी ने भी हूबहू अपनी मामा की तरह येलो और डार्क ग्रीन के खूबसूरत इम्तजाज के साथ पाँव तक आती फ्रॉक ज़ेबतन की हुई थी। बालों के ऊपर छोटी छोटी पिन्स और रिबन इसको एक खूबसूरत तितली की तरह का रूप दे रहे थे। अचानक आहिल को आलियान ने अपने पास बुलाया तो ज़ैनी इस पूरे हॉल के अतराफ में एक सरसरी निगाह दौड़ाने लगी। वसी और ईज़ रकबे पर मुश्तमिल हॉल में इस वक्त गेंदे के फूलों की महक रची बची महसूस हो रही थी। तमाम सोफ़ों के ऊपर येलो कलर के कवर्स चढ़ाए गए थे। जगह जगह गेंदे के फूलों के बड़े बड़े मसनूई दरख्त आर्टिफिशियल मल्टी कलर की खूबसूरत रोशनियों से डेकोरेट किए गए थे। स्टेज के बिल्कुल सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था। इसके आसपास 4-4 फुट के फासले पर बड़े बड़े गुलदान रखे गए थे जिनको मुख्तलिफ तरीके से गेंदे के फूलों से भरकर सजा दिया गया था।
तभी अचानक जैनी की नज़र स्टेज पर बैठी दुल्हन की तरफ गई, जो इस वक्त अपनी दोस्तों के ग्रुप में हंसती हुई मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। सब दोस्तें इसके साथ मुख्तलिफ पोजेस के साथ सेल्फियाँ ले रही थी। इसकी सरसरी नज़र अचानक झूले पर गई तो एक पल के लिए ठहर सी गई। पूरा झूला गेंदे के फूलों से सजाया गया था। दूर से देखने पर ऐसे लग रहा था कि झूला बना ही गेंदे के फूलों का हुआ है, क्योंकि इसमें ज़रा बराबर भी खाली जगह नज़र नहीं आ रही थी। स्टेज की बैक वॉल भी हरे और पीले रंग के फूलों से डेकोरेट की गई थी। थैंक्स। वो तो कब से इधर उधर देखने में मसरूफ़ थी कि अचानक वेटर ने इसके आगे मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक के गिलास पेश किए, तो जैनी ने इनमें से एक गिलास उठाकर इसको शुक्रिया कह दिया और फिर वो वेटर थैंक यू मैम कहता वहाँ से चला गया। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना बीरा। आयशा भाभी ने एक नज़र स्टेज पर दौड़ाने के बाद अब जैनी के पास बैठते हुए अपनी छोटी बहन की तारीफ़ की, तो जैनी भी जवाबन मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। जैनी ने खलूसे दिल से अबीरा की तारीफ़ की, क्योंकि वो वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। आ जाओ, यहाँ अकेली बोर हो जाओगी, तुम्हें भी अबीरा से मिलवाती हूँ। आयशा भाभी ने अब बाकायदा इसका हाथ थाम लिया और इसे साथ लिए स्टेज की तरफ चली गई। अबीरा, ये अजलान की वाइफ ज़ैनब। आयशा भाभी ने अबीरा की दोस्तों को ज़रा साइड करके ज़ैनब को अबीरा से मिलवाया, तो वो भी फ़ौरन उठकर मुस्कुराते हुए मुसाफ़ा करने लगी। अचानक आयशा भाभी की चहकती आवाज़ में कहे गए ये जुमले सुनकर किसी के कान समात के लिए मज़ीद उठ खड़े हुए थे। माशाल्लाह बीरा, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ज़ैनब ने अबीरा से मुसाफ़ा करते इसकी तारीफ़ की, तो वो मुंह पर हाथ रखती खुलकर हंस दी। अरे भाभी, ऐसे तो ना कहें, आपसे तो कम ही खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है ये जो पीला जोड़ा आपने पहना हुआ ना, सिर्फ आप पर ही जच रहा, हम तो बस ऐਵੇਂ ही यहाँ बैठे हुए हैं। अबीरा बहुत ही बातूनी और खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, इसलिए खुद उठकर जैनी से मिली और इसकी छोटी सी तारीफ़ के जवाब में इसने जैनी की तारीफ़ों के बुल बांध दिए, तो ज़ैनब बेसाख्ता कहका लगाकर हंसने लगी थी। किसी की सुलगती निगाहों में ये हंसी किसी जहरीले तीर की तरह चुभी थी। अब ऐसी भी बात नहीं है, जैनी इसकी तारीफ पर झीमते हुए बस इतना ही कह सकी थी। चलो ना बीरा, सेल्फी लेते हैं। अचानक बीरा की दोस्त ने इसको आवाज़ दी, तो वह एक्सक्यूज़ मी कहकर उसकी तरफ चली गई, तो फिर जैनी भी इन सबको एक नज़र देखते स्टेज से नीचे उतर आई थी। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? जैनी, जो जिमल और आयशा भाभी में से किसी को ढूंढ रही थी, कि अचानक ही सामने से आती किसी लड़की से टकराते टकराते बची। वो सॉरी कहकर बिना इसे देखे आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक किसी की जानी पहचानी आवाज़ ने इसके बढ़ते कदम वहीं फ्रीज़ कर दिए। जी सोफ़िया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? सोफ़िया अपनी दोस्तों के साथ खड़ी इसकी तरफ तंजिया निगाहों से देखते इसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगी। ज़ैनब एकदम इसके सवाल के जवाब में थोड़ा गड़बड़ाई ज़रूर थी, मगर फिर जल्द ही खुद पर काबू पाकर इसे अत्तल मकदूर नॉर्मल लहजे में जवाब देने लगी। अच्छा, तो आप ठीक हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। क्या तुम्हें ये किसी भी एंगल से ठीक लग रही हैं? सोफ़िया ने अब्रू उचकाते तायराना इस पर निगाह दौड़ाते हुए इसे सर तापा देखा और फिर पहले तो जैनी से पूछा, इसके बाद अपनी दोस्त को मुहातब किया। इसकी दोस्त ने भी इसकी चमची का रोल अदा करते हुए फ़ौरन इसकी तायद में नफ़ी में सर हिला दिया। सोफ़िया के पूछने पर इसकी दोस्त और वह खुद खिलखिलाकर हंसने लगी। जैनी की आंखों में हद दर्जा तज़लील और अहानत के बायस फ़ौरन नमी दर आई थी, क्योंकि इनका लहजा जैनी को अपना मजाक उड़ाता महसूस हो रहा था। एक्सक्यूज़ मी। जैनी ने एक्सक्यूज़ कहती फ़ौरन वहाँ से जाने लगी, मगर सोफ़िया अपनी हाई हील्स में इठलाती चाल चलती आगे बढ़कर इसके रास्ते में हायल हो गई। जैनी इसको सुनाना तो बहुत कुछ चाहती थी, क्योंकि इसे अपने सामने देखकर इसे फिर से उस दिन की तजलील आंखों के सामने गर्दश करती महसूस होने लगी थी, मगर पहले इसकी एक वीडियो की वजह से इतना मामला ख़राब हो चुका था, इसलिए चुप साधे इनकी सारी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रही थी। चिट चिट, मुझे तो तुम बहुत तरस आता है तुम पर। कैसी ज़िंदगी तुमने सोची होगी अजलान के साथ, और अब कैसे जी रही होगी तुम? हाँ, सोफ़िया ने इसके सादा से सरापे पर एक गहरी निगाह डाली, तो बाकायदा हंसते हुए इसका मजाक उड़ाने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ अजलान के साथ, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैनी ने अपने हवास पर काबू पाते सोफ़िया को बावर करवाना चाहा, मगर इसकी बात पर इन सब का जानदार कहका आसपास मौजूद कई लोगों को इनकी तरफ मतवज्जा कर गया था। इसकी दोस्तें और सोफ़िया एक दूसरे के हाथ पर हंसते हुए ताली बजाने लगी। जैनी के हलक में आंसुओं का गोला अटक कर रह गया, क्योंकि वो लाख बार चाहने के बावजूद भी अपनी आवाज़ की लर्ज़श पर काबू ना रख पाई थी। खुश हो तुम? हाँ, व्हाट अ जोक। तुम्हारे साथ शादी के फंक्शन तक तो इसने आना पसंद नहीं किया, और तुम कह रही हो कि तुम इसके साथ बहुत खुश हो। सोफ़िया का लहजा आँच देता महसूस हो रहा था, जिसने जैनी के अंदर भट्टी की मांद आग जला कर रख दी थी। अब इनके तंजिया और हकारत भरे जुमलों से जैनी के चेहरे पर भी अजियत रकम होना शुरू हो गई थी। इसका मतलब अजलान जानबूझकर मेरे साथ शादी पर नहीं है। अगर इनकी शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से हुई होती तो वो इनके साथ ज़रूर आते। ये अल्फाज जैनी के अंदर कोई और बोल रहा था, जिसकी आवाज़ जैनी को हथौड़े की मांद खुद पर कारी ज़रबे लगाती महसूस हो रही थी। अगर खुश हो भी तो ज़्यादा देर रह नहीं पाओगी ज़ैनब डियर, क्योंकि बहुत जल्द अजलान तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी करने वाला है। तुम तो उसकी ज़िंदगी में
ज़बरदस्ती शामिल की गई हो, जिसको वो जब चाहे धक्के देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है। आखिर को वो मोहब्बत तो सिर्फ मुझसे ही करता है ना, तुम्हारे साथ इसकी शादी तो सिर्फ एक पेपर मैरिज है जिसे वो जब चाहे रद्दी की टोकरी में फेंक दे। तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हारी जगह मैं खड़ी होंगी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि तुम यहाँ अकेली खड़ी और मेरे साथ अज़लान होगा। सोफिया की ज़हरखुंद मुस्कुराहट समेत कहे गए सारे जुमले किसी नश्तर की तरह इसके दिल के अंदर चुभते हुए इसको लहूलुहान कर रहे थे, और वो इन नादीदा ज़ख्मों की जलन की वजह से इसकी आंखों के पपोटे फ़ौरन नमकीन पानियों से भरने लगे थे।